हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस में हम लोग मूल अधिकार पढ़ना शुरू किए थे। इस पर अभी तक एक वीडियो आ चुका है और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि मूल अधिकार क्या हैं और उनकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एक एक अनुच्छेद को हमने बात किया था वहाँ पे कि जो मूल अधिकार हैं ये संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में इनका वर्णन है। तो हम लोग एक एक अनुच्छेद को पढ़ेंगे, जैसे अनुच्छेद 12 में क्या है, अनुच्छेद 13 में क्या है, ऐसे करके एक एक अनुच्छेद को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 12 की। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। राज्य की परिभाषा जैसे, ध्यान से सुनिए, जैसे कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो मूल अधिकार प्राप्त होते हैं ये हमें राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। यानी राज्य कोई ऐसा कानून या नियम नहीं बना सकता जो हमारे स्वतंत्रता को छीने, हमारे मूल अधिकारों को हनन करे। तो अब यहाँ पे बताया गया कि वो राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। राज्य का मतलब सरकार हो गया, राष्ट्रपति हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, या क्या है राज्य का मतलब। यहाँ पे उसी राज्य की परिभाषा बताई गई है। तो अनुच्छेद 12 भाग 3 के लिए राज्य शब्द को परिभाषित करता है। भाग 3 के लिए राज्य शब्द को, ये स्टेट वाला राज्य नहीं है, इकाई नहीं है। यहाँ पे राज्य का मतलब एक प्रकार से सरकार। ठीक है, तो राज्य का मतलब यहाँ क्या है, सरकार, गवर्नमेंट। अब इसके अनुसार राज्य में क्या क्या शामिल है। अब राज्य में जैसे जब राज्य की बात करते हैं तो इसमें भारत सरकार और संसद शामिल है, अर्थात संघ सरकार के कार्यकारी और विधायी अंग। राज्यों की सरकारें और विधानमंडल अर्थात राज्य सरकार के कार्यकारी और विधायी अंग। सभी स्थानीय प्राधिकरण अर्थात नगर पालिकाएँ, नगर पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार ट्रस्ट, ये सब एक प्रकार से राज्य की श्रेणी में आते हैं। यानी जिला बोर्ड क्या है, एक राज्य है। पंचायत क्या है, एक राज्य है। नगर पालिकाएँ क्या है, एक राज्य है। अर्थात अगर नगर पालिका कोई ऐसा कानून बनाती है जो हमारे अधिकारों का हनन करता है तो हम लोग इसके खिलाफ़ कहाँ पे जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। मान लीजिए आपके गांव की कोई पंचायत है, ग्राम सभा है, जिला बोर्ड है, सुधार ट्रस्ट है, या मान लीजिए विधानमंडल है जहाँ पे कानून बनाए जाते हैं, संसद है जहाँ पे कानून बनाए जाते हैं, या भारत सरकार, राज्य सरकार कोई नियम बनाती है जो हमारे मूल अधिकारों को छीनती है, उसका हनन करती है, तो इनके खिलाफ़ हम लोग कहाँ पे जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। तो ये सब क्या है, इन सबको राज्य माना जाएगा। ठीक है, फिर अन्य प्राधिकरण जैसे वैधानिक या गैर सांविधिक प्राधिकरण जैसे LIC हो गया, ONGC हो गया, सेल हो गया, ये सब जो कंपनियां हैं, चाहे LIC कंपनी हो या फिर ONGC हो गया, सेल हो गया, सेल जो हो गया, तो ये सब जो कंपनियां हैं इन पर सरकार का नियंत्रण होता है बहुत ज़्यादा। इसलिए इन कंपनियों को भी हम लोग राज्य की श्रेणी में रखेंगे। यानी कि अगर ये कोई ऐसा नियम कानून बनाती, मान लीजिए LIC जो कंपनी है, बीमा कंपनी है, कोई ऐसा नियम बनाती है जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो हम लोग उस नियम को हटवा सकते हैं। कहाँ से, न्यायालय के द्वारा। और कौन कौन से राज्य की श्रेणी में आएंगे, इन सभी एजेंसियों की कार्रवाइयों को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए अदालत में चुनौती दी जा सकती है। मतलब ये सारी चीज़ें जो भी मैंने बताया, चाहे राज्य सरकार हो, भारत सरकार हो, संसद हो, विधायिका, कार्यपालिका हो, पंचायत हो, नगर पालिकाएँ हों, प्राधिकरण हो, या कोई प्राइवेट, एक चीज़ और याद रखिए, कोई प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है जिस पर सरकार का बहुत ज़्यादा नियंत्रण हो, तो वो प्राइवेट कंपनी भी राज्य की श्रेणी में आएगी। और अगर ये कोई कार्रवाई करते हैं, कोई गलत नियम बनाते हैं, कोई गलत कानून बनाते हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करती है, तो इस उल्लंघन के लिए हम लोग कहाँ जा सकते हैं, अदालत में चुनौती दे सकते हैं। अनुच्छेद 13 अगला अनुच्छेद है। अनुच्छेद 13 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और बहुत ही
आसान है, मैं इसको समझाऊंगा, एक एक शब्द इसका समझाऊंगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 13 क्या कहता है? मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। मूल अधिकारों से असंगत यानी जो मूल अधिकारों से संग ना खाती हूँ, यानी संगत उनके साथ ना रहती हूँ, और उनका अल्पीकरण, और मूल अधिकारों का क्या करती हूँ? अल्पीकरण, यानी मूल अधिकारों को कम करती हूँ, ऐसी विधियों के बारे में बताया गया है। ध्यान दीजिए, अगर इसको, इस लाइन को आपने समझ लिया तो सारा कहानी आप समझ जाएंगे। कुछ ऐसी विधियाँ, विधियाँ का मतलब कानून, कुछ ऐसे कानून होते हैं सरकार के बनाए हुए जो मूल अधिकारों से असंगत होते हैं, यानी मूल अधिकारों से मेल नहीं खाते हैं और वे मूल अधिकारों का अल्पीकरण करते हैं, मूल अधिकारों को कम करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी विधियों का क्या होगा? अगर कोई ऐसी विधि सरकार बनाती है, या मान लीजिए बहुत पहले बनी हुई है, जो मूल अधिकारों से टकराती है, तो उन विधियों का क्या होगा, ये यहाँ पे बताया गया है। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। अनुच्छेद 13 के 4 खंड हैं, 13(1), 13(2), 13(3), 13(4), 4 खंड हैं। इस अनुच्छेद की सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि यह न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करती है। तो अनुच्छेद 13 क्या करता है? न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, इसकी शक्ति प्रदान करती है। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब यह है कि न्यायालय जांच करेगा कि हाँ, क्या वास्तव में ये विधि मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है कि नहीं करती है। तो उसी चीज़ को, उस जांच करने के तरीके को न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। पुनर्विलोकन का मतलब फिर से देखना, यानी न्याय के लिए एक बार फिर से देखना, जांच करना। अब इसके 4 खंड हैं अनुच्छेद 13 के। सबसे पहला अनुच्छेद 13(1). अनुच्छेद 13(1) जो है, इसमें क्या है कि संविधान के लागू होने के ठीक पहले भारत में प्रचलित सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वे भाग 3 के उपबंधों से असंगत होंगी। बहुत ही आसान है। देखिए, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो उसके पहले भी अंग्रेज़ों ने बहुत सारे कानून, बहुत सारी विधियां बनाई थी। उन्हीं विधियों के बारे में बात हो रही है कि संविधान के लागू होने के ठीक पहले भारत में प्रचलित, यानी भारत में प्रचलित सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगी। शून्य का मतलब समाप्त हो जाएंगी जिस मात्रा तक वे भाग 3 के उपबंधों से असंगत हैं। असंगत का मतलब उल्लंघन करती हैं, मेल नहीं खाती हैं। जैसे उदाहरण देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये हमारा मूल अधिकार है, इसमें सारे मूल अधिकार लिखे हुए हैं, और ये जो ग्रीन वाला है, ये जो ग्रीन वाला है, ये क्या है? ये कानून है, विधियां हैं जो संविधान के पहले बनाई गई थी। अब ये जो है, इसके बहुत सारे खंड होंगे, मान लीजिए 3 खंड हैं, 3 खंड हैं इस कानून के जो संविधान के पहले बनाया गया है। मान लीजिए इसका पहला खंड जो है वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो पहला खंड अपने आप समाप्त हो जाएगा, यानी पहला खंड मूल अधिकारों से लड़ने की कोशिश कर रहा है तो वो हार जाएगा, यानी मूल अधिकार जीत जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेंगे। अब ये 2 खंड नहीं शून्य होंगे कि ये भी शून्य हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे भाग 3 के उपबंधों से असंगत हैं। यानी कानून का या विधि का कोई एक खंड मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो केवल वह खंड ही समाप्त होगा, पूरा विधि या कानून नहीं समाप्त होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये उन विधियों की बात करता है जो संविधान लागू होने से पहले बनाई गई थी। अब अनुच्छेद 2 में देखिए, अनुच्छेद 2 में संविधान के पश्चात की विधियों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई राज्य ऐसी विधि बनाता है जो भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों से असंगत है, असंगत का मतलब जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। वही चीज़ है, मान लीजिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, उसके बाद सरकार बहुत सारे कानून बनाती हैं, बहुत सारे नियम बनाती हैं। तो मान लीजिए कोई कानून बनाया जिसके 10 पार्ट हैं,
कोई कानून सरकार ने बनाया, उसके 10 पार्ट हैं, तो मान लीजिए कोई एक पार्ट जो है वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वो वही पार्ट समाप्त होगा, पूरा कानून नहीं समाप्त हो जाएगा, बाकी 9 पार्ट जो हैं वो बचे रहेंगे। लेकिन जो कानून का पार्ट मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाला है, वो कानून का पार्ट समाप्त हो जाएगा। तो ये बाद वाली हैं और ये पहले वाली हैं, बस इतना ही फ़र्क है। अब अनुच्छेद 13(3) में कहा गया है, इसमें प्रयोजन के लिए विधि का अर्थ स्पष्ट किया गया है। यानी अनुच्छेद 13 में विधि शब्द को बताया गया कि विधि के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। तो विधि में सभी अध्यादेश, यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या सरकार जो भी अध्यादेश जारी करता है वो आ जाएगा, उसको भी हम लोग विधि कहेंगे। कोई आदेश जारी करती है सरकार, वो भी विधि कही जाएगी। कोई उपविधि यानी कोई नियम, उपनियम, विनियम, अधिसूचना अगर सरकार बनाती है तो वो सब विधि कही जाएंगी। ठीक है, उन सभी को हम लोग क्या कहेंगे? विधि। तो अगर कोई नियम आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, कोई विनियम आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, कोई सूचना, अधिसूचना, आदेश, अध्यादेश, उपविधि अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो जितना उल्लंघन करेगा, जो पार्ट उल्लंघन करेगा, वो पार्ट अपने आप हार जाएगा, शून्य हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के अनुसार विधि में रूढ़ियों को भी शामिल कर लिया गया है, प्रथाओं को भी शामिल किया गया है और कार्यपालिका द्वारा जारी प्रशासनिक आदेश भी शामिल हैं। हालांकि इसमें व्यक्तिगत विधि शामिल नहीं है, यानी पर्सनल लॉ इसमें शामिल नहीं है। फिर अनुच्छेद 13(4) क्या कहता है? ये 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जोड़ा गया है। तो याद रखिए, अनुच्छेद 13(4) पहले नहीं था, इसको 1971 में जोड़ा गया 24वां संविधान संशोधन करके। और इसके तहत कहा गया कि अनुच्छेद 13 की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। अब यहाँ से टकराव शुरू होगा, एक तरफ है अनुच्छेद 13 और एक तरफ अनुच्छेद 368। अब ये टकराव देखने में मज़ा आएगा। यहाँ हम लिख देते हैं वर्सेस, एक तरफ अनुच्छेद 13 और एक तरफ अनुच्छेद 68। ये अनुच्छेद जो 13(4) है, इसमें क्या कहा गया? सरकार ने कानून बनाया और अनुच्छेद 13(4) जोड़ दिया संविधान में। पहले 13(3) तक ही था, लेकिन संविधान संशोधन करके क्या कर दिया? 13(4) जोड़ दिया। और इसमें ये कहा गया कि संविधान संशोधन अगर किया जाएगा, अनुच्छेद 368 के तहत अगर कोई संविधान संशोधन किया गया संविधान में, तो अनुच्छेद 13 उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकता। अर्थात जो जज साहब हैं वो अनुच्छेद 13 की ताकत से अनुच्छेद 368 का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकते हैं। ये कहा गया इस अनुच्छेद में। क्या कहा गया कि अनुच्छेद 13 की जो विधि शब्द है, ये देखिए यहाँ ऊपर देखिए, अनुच्छेद 13 की जो विधि शब्द है उसमें अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन नहीं शामिल होंगे। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे नोट है, कुछ इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 32 के तहत हम लोग उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों के उल्लंघन पर संरक्षण प्रदान करता है, यानी कि उच्चतम न्यायालय हम लोग जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 32 के तहत हम लोग डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए। और यही चीज़ अगर उच्च न्यायालय में जाना है तो आप 226 के तहत जा सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत आप उच्च न्यायालय में मूल अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में किसी विधि को या असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है। यानी कोई कानून है, गलत बन गया है, मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो 2 तरीके हैं। या तो आप अनुच्छेद 226 का प्रयोग कीजिए और उच्च न्यायालय में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, या फिर सीधे अनुच्छेद 32 का प्रयोग कीजिए और सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए। फिर सुप्रीम कोर्ट देखेगा, जांच करेगा कि क्या इस कानून से, इस विधि से वास्तव में आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करेगा? उस कानून को निरस्त कर देगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि 368 बड़ा है या अनुच्छेद 13(4।
कहने का मतलब अनुच्छेद 13 बड़ा है या 368। अब इसकी टकराहट समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ ये है क्या वास्तव में। देखिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए सरकार के 3 अंग होते हैं, सबसे पहले समझिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये सरकार है, मान लीजिए, इसके 3 अंग हैं। सरकार है, इसके 3 अंग हैं। ये पहला अंग हो गया, ये दूसरा अंग हो गया और ये तीसरा अंग हो गया। सरकार के 3 अंग हैं। पहले को हम लोग न्यायपालिका कहते हैं, जो न्याय करने का काम करती है। दूसरा जो है ये व्यवस्थापिका यानी विधायिका है, जो विधि बनाती है, कानून बनाती है। और तीसरा जो है ये है कार्यपालिका, जो विधि को लागू करती है। या आप इस तरीके से समझिए, सबसे पहले कार्यपालिका आती है, सबसे पहले विधायिका आती है। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, विधायिका को हम लोग संसद बोल देते हैं। तो विधायिका का मतलब क्या होता है, कानून बनाना। फिर दूसरे नंबर पे आती है कार्यपालिका। कार्यपालिका जो जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, ये सब कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, तो ये सब लागू कराते हैं उस कानून को। अब मान लीजिए कानून गलत है तो उस कानून को निरस्त कौन करेगा, न्यायपालिका। तो सबसे पहले विधायिका कानून बनाती है, फिर कानून को लागू कौन कराता है, कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका जांच करती है। तो ये जो अनुच्छेद 13 है, अनुच्छेद 13 जो है ये न्यायपालिका का अधिकार है। न्यायपालिका इसके द्वारा कानूनों की जांच करती है कि कानून सही है कि नहीं सही है, मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है कि नहीं। यानी अनुच्छेद 13 जो है ये सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को एक शक्ति देती है कि आप कानूनों की जांच कीजिए। और अनुच्छेद 13 क्या करता है, ये विधायिका को शक्ति देता है कि संविधान में कोई भी संशोधन कर सकता है। यानी संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है, विधायिका। ठीक है, तो मैं इसको डायग्राम बनाता हूँ थोड़ा सा, फिर आपको समझ में। यह है इधर विधायिका, इधर है न्यायपालिका। तो विधायिका ये देखिए 368 और न्यायपालिका 313, अनुच्छेद 13। न्यायपालिका कहती है हम किसी भी कानून या विधि का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकते हैं, उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। दूसरी तरफ विधायिका कहती है कि नहीं, हम 368 के तहत अगर कोई संविधान संशोधन करते हैं तो उसका आप जांच पड़ताल नहीं कर पाएंगे। इसी चीज़ को लेकर बहुत सारे केस होते हैं, बहुत सारे मामले होते हैं, हम लोग देखते हैं। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे, बहुत समय मैं लगा दिया हूँ इसमें। अनुच्छेद 13 द्वारा प्रदान की गई शक्ति के आधार पर, यानी अनुच्छेद 13 के द्वारा दी गई शक्ति के आधार पर न्यायालय अनुच्छेद 368 के तहत, न्यायालय अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधनों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है या नहीं, इसी आधार पर मूल अधिकारों की संशोधनीयता संबंधी मामले व इससे संबंधित विवाद हैं। अब इसमें सबसे पहला विवाद है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, ये 1951 का मामला है। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का मामला 1951 का है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया कि अनुच्छेद 368 के अधीन संसद द्वारा किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। यानी कि अनुच्छेद 13(2) में जो विधि शब्द आया है उसके अधीन 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन नहीं आएगा। सीधे सीधे शब्दों में ये समझ लीजिए कि शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये माना कि संविधान संशोधन का हम लोग पुनर्विलोकन नहीं कर सकते, हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम लोग संविधान संशोधन का पुनर्विलोकन करें। और यही बात सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 में भी सर्वोच्च न्यायालय ने माना। यानी सर्वोच्च न्यायालय एक प्रकार से मानता है कि वो खुद संविधान संशोधन का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकता, उसमें इतनी शक्ति नहीं है। ये 2 केस में यही माना गया। फिर तीसरा केस आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये 1967 में मामला आता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ही मत परिवर्तित कर दिया, यानी जो पीछे डिसीजन निर्णय दिया था उसी को परिवर्तित करके कहा कि अनुच्छेद 13(2) में जो विधि शब्द आया है उसमें सभी विधियां शामिल हैं। अनुच्छेद 368 भी अपवाद नहीं है, यानी कि अनुच्छेद 368 भी बचा नहीं है, वो भी शामिल है।
अब वो भी शामिल है तो उसका भी न्यायिक पुनर्विलोकन होगा। ठीक है, तो ये सब समझिए। अनुच्छेद 368 के तहत अगर कोई भी कानून या कोई भी संविधान संशोधन बनाया जाता है तो न्यायालय उसका न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। ये कब कहा गया? ये कहा गया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में। अब 13(4) जोड़ा गया था, आपको मैंने बताया ही। 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा 13(4) जोड़ दिया गया और माना गया कि संसद द्वारा 368 के अंतर्गत पारित कोई भी विधि अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द में शामिल नहीं है। यानी कि जब न्यायालय ने अपना मत परिवर्तित किया तो फिर से जो है इधर एक प्रकार से विधायिका ने खेल खेल दिया, यानी न्यायपालिका और विधायिका में युद्ध चल रहा है। न्यायपालिका ने अपना मत परिवर्तित किया कि नहीं, हम लोग के पास पावर है कि आप कोई भी कानून बनाइए, चाहे संविधान संशोधन कीजिए, हम लोग उसका न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, विधायिका ने एक और खेल खेल दिया और कहा कि मतलब एक संविधान संशोधन कर दिया और 13(4) जोड़ दिया। 13(4) में लिख दिया कि 368 के तहत अगर हम कोई संविधान संशोधन करते हैं तो वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत प्रयुक्त विधि शब्द में शामिल नहीं होगा, यानी कि अनुच्छेद 13 उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकता। ये बात जो है विधायिका ने कहा। अब फिर से जो है एक मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस मामले में जो है ये 1973 का मामला है। इसमें जो है 24वें संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया, वैध मान लिया। यानी ये जो विधायिका ने संशोधन किया था कि भाई आप 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन की व्याख्या या उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकते, तो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि चलिए ठीक है, मानते हैं। अगर आप 368 के तहत कोई विधि बनाते हैं, कोई संविधान संशोधन करते हैं तो ठीक है, हम उसकी न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकते। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, इसी निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर आप संविधान के आधारभूत ढांचे में उल्लंघन करेंगे तो आपका कानून निरस्त हो जाएगा, कितना भी आप संशोधन क्यों ना करें। यानी आधारभूत ढांचे का सिद्धांत कब दिया गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 का है। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक नया सिद्धांत दिया, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा विधायिका से कि देखिए आप कोई भी कानून बनाइए 368 के तहत, हम उसको निरस्त नहीं करेंगे, मानते हैं कि हमारे पास शक्ति नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई ऐसा कानून बनाया जो संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन करता है तो हम उसको निरस्त कर देंगे। तो विधायिका ने पूछा चलिए बता दीजिए संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हम नहीं बताएंगे, ये हम समय समय पर आपको बताएंगे, एक साथ नहीं बताएंगे। यानी कि संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, यानी कि हार कर भी सुप्रीम कोर्ट जीत जाता है। ठीक है, फिर है 42वें संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 1976 में। इसमें जो है अनुच्छेद 368 में 4 और 5 जोड़े गए, यानी विधायिका ने फिर खेल खेल दिया और संविधान संशोधन कर दिया और 368 में जाकर के खंड 4 और खंड 5 जोड़ दिया और यह कहा कि इसके तहत अगर कोई संविधान संशोधन किया जाएगा तो न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, यानी न्यायालय उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकता। फिर मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला 1980 का आता है। इसके निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्ष्यों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनर्विलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वां संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को समाप्त कर दिया। यानी कि जब विधायिका ने खंड 4 और 5 जो जोड़ा था 368 के तहत 42वां संविधान संशोधन करके, सुप्रीम कोर्ट ने इसको समाप्त कर दिया। किस केस के तहत? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला 1980 में क्या किया? इस खंड 4 और खंड 5 को समाप्त कर दिया।
थोड़ा सा गला ख़राब है, तो इसको हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। तो मतलब ये कहा गया कि भाई जो खंड 4 और खंड 5 विधायिका ने जोड़ा था 368 में, उन खंडों को किसने समाप्त कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में समाप्त कर दिया और कहा कि अगर आप लोग आधारभूत ढांचों का उल्लंघन करेंगे तो हम किसी भी कानून का पुनर्विलोकन कर सकते हैं, फिर छोड़ेंगे नहीं आपको। अब यहाँ पे नोट है, संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत से तात्पर्य है न्यायपालिका ऐसी किसी भी विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकती है जो संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता हो। अब संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है, इसको किसी अलग वीडियो में हम लोग देख लेंगे डिटेल में। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि ये सारी चीज़ें आधारभूत ढांचे के अंतर्गत आती हैं और इन चीज़ों में आप लोग उल्लंघन नहीं कर सकते। तो उसके लिए अलग वीडियो हम लोग देखेंगे। फ़िलहाल अभी तो हम लोग मूल अधिकार पढ़ रहे हैं, तो मूल अधिकार में आज हम लोग इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।